सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 33 एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन। अब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आप देखिए, उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं और हम करते क्या है कि हर एक प्रोसेस को हम अलग अलग एक्टिविटी और टास्क में डिवाइड करते हैं, यानी क्रिया और गतिविधियां। यानी हमारे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, उनको हम डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं। अगर एस्टिमेशन करना है प्रोजेक्ट का, जैसे आपको बताना है भाई कितना एफर्ट लगने वाला है, मेहनत लगने वाली है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, उसके लिए हम यूजर या ये कहें हम प्रोसेस को आधार ले सकते हैं, प्रोसेस को बेस ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, किसी भी प्रोसेस को, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में है, हमारे पास क्या हो सकता है। सबसे शुरुआत में हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं। उसके पहले कुछ और काम होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, रिस्क एनालिसिस होती है, फिर हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं और फिर उस डिजाइन होता है इसमें, और फिर कंस्ट्रक्शन होता है, फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं हम। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि सबका अलग अलग एफर्ट कितना लग रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमको कौन कौन से काम करने हैं, फंक्शन देने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ये हम आपको विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, मेथड, ऑपरेशन ये बताने पड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम फ्रेमवर्क एक्टिविटी कहते हैं, जो शुरुआत से अंत तक चलती रहती हैं, वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो गई। हर एक फंक्शन के लिए हम ये करेंगे। फिर हम पर्सन मंथ में, क्योंकि एफर्ट जो होता है उसकी यूनिट होती है पर्सन मंथ, एक आदमी एक महीने में कितना काम करता है, हर एक एक्टिविटी के लिए निकालेंगे। इसके लिए हर एक्टिविटी, हर फंक्शन। फिर जो भी लेबर रेट होगा, या कहें कि कॉस्ट जितना पर यूनिट एफर्ट आएगा, या फिर हमारे पुराने जितने भी प्रोजेक्ट हुए उससे निकल के आएगा, उसको यूज करके हम एफर्ट एस्टिमेट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कुछ टेबल्स, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ये क्या चीजें हैं। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन। हम जानना चाहते हैं कि कितना एफर्ट लगने वाला है, कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट, और कितना समय लगेगा, टाइम। इन सारे पैरामीटर्स को जानने के लिए हम प्रोसेस को आधारभूत या बेस, जैसे हम फंक्शन पॉइंट को लिया करते थे, जैसे हमने लाइन ऑफ कोड को लिया, उसी तरीके से इस बार हम प्रोसेस को लेंगे। सवाल यह है कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना है, वो कैड का पैकेज है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। मैकेनिकल वाले बहुत यूज करते हैं इसको, और ये मैकेनिकल कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए बनाना है। अब इस पूरे को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। स्कोप लिख लिया सबसे पहले हमने। स्कोप के बाद जो जो स्टेटमेंट्स आए थे उसको हमने बाउंड किया, और वहां से हमने फंक्शन निकाले, पूरा अच्छी तरीके से समझ के कितने फंक्शन, कितने काम होना चाहते हैं या हमें करने पड़ेंगे। तो ये सारे फंक्शन हम निकाल चुके हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, और वही यहां भी लिखे हुए हैं ये सारे। एक हमको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें हमने सारे फंक्शन निकाल लिए। वो निकलते हैं स्कोप से, स्कोप से साइज निकलता है, और साइज हम फंक्शन पॉइंट और एलओसी की जगह हम प्रोसेस यूज करने वाले हैं, प्रोसेस का साइज। तो पहले आप समझ लीजिए कि जैसे हमको कुछ काम करना है, उस सॉफ्टवेयर में हमको 2D पे काम करना है, ज्योमेट्रिक एनालिसिस करनी है, 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस करनी है, या फिर डेटाबेस बैकग्राउंड में रहेगा। ऐसी यूजर इंटरफेस, जब यूजर इंटरैक्ट करेगा, साथ में बहुत सारे पेरिफेरल होंगे, प्लॉटर होगा, प्रिंटर होगा, जॉयस्टिक होगी, उस सब की एंट्री कैसे होगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये बड़े बड़े हमने फंक्शन बना लिए। अब जो एफर्ट है वो किस में निकाला जाता है, पर्सन मंथ में। हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी, कोई भी आप लाइफ साइकिल ले लीजिए, चाहे आप वाटरफॉल मॉडल ही ले लीजिए, चाहे आप स्पाइरल ले लीजिए, जो भी आप प्रोसेस मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर हम जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, मैं आपको बता दूं बेसिक में क्या होता है। सबसे पहले हम जो जहां से हमारा काम शुरू होता है वो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। उसके बाद हम डिजाइन करते हैं,
डिजाइन के बाद हम कंस्ट्रक्शन या कोडिंग करते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, वो उसके साथ ही आ जाता है, और फाइनली हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इंजीनियरिंग और मतलब इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूं, और हम डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, तो ये जो इंजीनियरिंग वाली एक्टिविटी है और ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसको हम थोड़ा डिवाइड करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा ये। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके पहले कई सारे काम हो रहे होंगे, जैसे आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, कस्टमर कम्युनिकेशन हो गया। प्लानिंग आप करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग बहुत जरूरी है, और प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क एनालिसिस, मतलब जो जोखिम आने वाले हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, जो दिक्कतें आने वाली हैं, उनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ये सारे काम होंगे, ये तीनों। तो इसके लिए हम कुछ नंबर देंगे, जैसे 0.25, 0.25, 0.25, ये हमने नंबर दिए। इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, ये वेट समझ लीजिए एक तरीके से। इस रो में दे दिए जो टोटल आप देख रहे हैं। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो आप देख रहे हैं, यहां पर हम एस्टिमेटेड एफर्ट निकालेंगे। किसके लिए? एनालिसिस के लिए। यहां पर आ जाते हैं हम। देखें हमने क्या किया, ये सारी हमारी एक्टिविटी है। आपको पता है एक्टिविटी क्या होते हैं, टास्क क्या होते हैं। हर एक्टिविटी में कुछ टास्क होते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपकी चल रही है, उस समय आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे और डिजाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप कोडिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। ये सारी फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो गई, ये आपके टास्क हो गए। तो इंजीनियरिंग का जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एनालिसिस आप कर रहे होंगे, तो ये फंक्शन जो मैंने आपको ये बताए, ये वाले फंक्शन, इसके लिए हम क्या क्या अंदाजा लगाएंगे, नंबर्स देंगे। तो इस फंक्शन के लिए इतना 0.50 वेट दिया, इसके लिए 0.75 वेट दिया एनालिसिस के लिए, ऐसे सारे दे देंगे। डिजाइन के लिए भी कुछ नंबर्स देंगे हम, यहां से यहां तक। और उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन आया, सेम काम करेंगे, यहां वैल्यूज देंगे। हर एक फंक्शन को जब हम इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो कोडिंग कितनी लगेगी, सबसे ज्यादा आप देख लीजिए, अगर आप देखें तो इस यहां पर 1 और 1, इसमें सबसे ज्यादा कोडिंग की मेहनत लग रही है। टेस्टिंग में सबसे ज्यादा मेहनत ये 3DGA, यानी जो 3 डिमेंशनल आप ज्योमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा लग रही है। अब यहां पर हम कस्टमर इवैल्यूएशन अभी नहीं रख रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये जो रो है, ये जो रो है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम टोटल करेंगे। 0.5, 2.50, 0.405, ये जुड़ जाएगा। ऐसे सबका जोड़ेंगे, ये आ गया। अब आपको बता दूं कि ये जो वैल्यूज हैं, ये आपके 0.25 और 0.25, ये सारी जो आ रही हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले इसको हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 46 आएगा। लेकिन आप यहां देखेंगे कि जब हम इसका, यहां पर हम जो टोटल ले रहे हैं, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल ही तो किया हुआ है, इन सबका टोटल है, तो इसको हम जोड़ेंगे और साथ में ये वाले फैक्टर भी जोड़ देंगे, तो आपका 46 आ गया। इससे फायदा ये है कि हम बता सकते हैं किस काम के लिए कितने % यूज हो रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है ना। अब देखिए सबसे ज्यादा एफर्ट किसके लिए लग रहा है, डिजाइन के लिए 45%, एनालिसिस के लिए 8%। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ही कम से कम 45 + 8 कर दीजिए, 53% मेहनत लग रही है। चलिए ये समझ गया। अब हमने आपको समझ गया कि आप ये एक्टिविटी, ये टास्क, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, सबको ये नंबर्स देंगे, फिर ऐड कर देंगे, यहां लाएंगे, ये अल्टीमेटली 46 जो वैल्यू आई है उस पर काम करेंगे। मैंने आपको जो बताया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो करीबन 53% जो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग टास्क है, यानी कि अभी तक हम कोडिंग कंस्ट्रक्शन पे नहीं गए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिजाइन का ही मेन 53% काम होगा। अब अगर आप लेबर रेट ले लें 8,000, तो आपको कितना लगने वाला है, जो टोटल कॉस्ट आएगा। अब टोटल कॉस्ट आप इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए 8,000 पर मंथ है ये वाला, और 46, पहले आपको बता दूं कि 46 तो पर्सन मंथ आ गया आपका, ठीक, ये 46 पर्सन मंथ आ गया। अब इस 46 को आप मल्टीप्लाई करिए इससे, ये क्योंकि ये पर्सन मंथ में आया है ना, तो आपका ये 46 को आप 8,000 से मल्टीप्लाई करिए। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने कैलकुलेटर खोल रखा है। 46 × 8,000 तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 368,000, ये डॉलर में आ गया। तो ये अगर 8,000 रेट है, मतलब लेबर का, जो आप एक आदमी को हायर करेंगे पर मंथ, उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 46 से, तो कितना आ गया 368,000, इतना अमाउंट हो गया। और यही आपका पर्सन मंथ हो जाएगा, क्योंकि आप निकाल ही एफर्ट रहे।
ओके, तो ये जो तरीका है प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन के तहत आप एस्टिमेशन निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। आप यूज केस का इस्तेमाल करके भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है? यूज केस क्या होता है? ये आपका यूसेज सिनेरियो बताता है कि एक एक्टर, ये एक्टर कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, कोई और दूसरा सब सिस्टम हो सकता है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम हो सकता है, पेमेंट गेटवे हो सकता है। जैसे आप इसको समझिए कि यहां पर एक कस्टमर है, ये अकाउंट ओपन करना चाहता है, जाएगा बैंक एम्प्लॉय साहब के पास, ये क्या करेगा, डिपॉजिट फंड करेगा, वहां पर बोनस कैलकुलेट होगा। तो ये जो, इसको हम एक्टर कहेंगे, ये एक एक्टर है, और ये जो ये काम कर रहा है इसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शंस। क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। तो एक्टर और ये आपके होंगे एक, ये जो यूज केसेस हो गए, ये यूज केसेस हो गए, कितने एक्टर इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बाहर का आदमी या फिर कोई भी एक्टर किस तरीके से सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, इसे ही हम यूज केस कहते हैं। तो यूज केस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर स्कोप और रिक्वायरमेंट। बेसिकली अगर आपको किसी को सॉफ्टवेयर स्कोप और रिक्वायरमेंट समझाना है तो आप उसके लिए यूज केसेस बनाएंगे। यूज केसेस यूएमएल में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी को रिक्वायरमेंट समझाना चाहते हैं या स्कोप समझाना चाहते हैं, तो इस यूज केस का इस्तेमाल हम, जैसे हम फंक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते थे, लाइन ऑफ कोड का इस्तेमाल करते थे एस्टिमेशन के लिए, वैसे हम यूज केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए। एस्टिमेट हम क्या करना चाहते हैं, कितना समय लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, कितना एफर्ट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये हम निकालना चाहते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस है जब भी हम यूज केस यूज करते हैं। हर आदमी अलग तरीके से, क्योंकि ये आपने, मैंने बनाया है, ये आपने बनाया है, ये हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बना सकते हैं। अलग फॉर्मेट है, अलग स्टाइल है, ये दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि ये एक्सटर्नल व्यू है, एक यूजर का जो व्यू होगा वो है, ये सिस्टम का व्यू नहीं हो पाता। ये कई बार आपने इतना बनाया, मैंने इसमें एक और ट्रांजैक्शन ले लिया, है ना, और ये एक्टर मेरे एक से ज्यादा मैंने बना दिए, और यूज केसेस तो खैर आपने 2 बनाए, मैंने 4 बना दिए। तो अलग अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। आप ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, मैं कम डिटेल में जा सकता हूं। जो एक फंक्शन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये और इसका फीचर्स, कॉम्प्लेक्सिटी फीचर वाइज, विशेषता वाइज, वो डिस्क्राइब नहीं करता है यूज केस। लेकिन ये आपको ये बता देगा कि कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कौन किसको एक्सटेंड कर रहा है, कौन किसको इंक्लूड कर रहा है, ये आपको बता देगा। इतने सारे कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए भी हम यूज केस पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे हम जब फंक्शन पॉइंट या नंबर ऑफ फंक्शंस यूज करते थे, तो हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में हम एफ फंक्शन पॉइंट्स निकालते थे ना, इसी तरीके से हम यहां यूज केस पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जैसे फंक्शन पॉइंट निकालते थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोहेन साहब बताते हैं कि जब भी हम कंप्यूटेशन करें यूज केस पॉइंट का या यूसीपी का, तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। यूज केस के कितने यूज केस हैं आपके पास, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है पूरे सिस्टम के हिसाब से। तो आपको पहले यूज केस पता करने पड़ेंगे, और कितने एक्टर्स हैं। यूज केस तो ये पूरा हो गया, आपका ये एक्टर हो गया। तो यूज केस और एक्टर, साथ में आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे कि पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी, जो यूज केस में नहीं होता है उसको भी लेना पड़ेगा। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर टीम का मोटिवेशन क्या है, हाई है, लो है, वो बताना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हर एक यूज केस की कॉम्प्लेक्सिटी पता करेंगे। देखें, सिंपल यूज केस, एक सिंपल, बहुत ही इजी सिंपल यूज केस बता रहा हूं मैं आपको, हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है एक सिंपल वाला, एक सिंपल डेटाबेस हो, 3 से कम इसमें ट्रांजैक्शन हो, 3 से कम, और 5 या उससे कम आपके इंप्लीमेंटेशन हो, 5 या उससे कम, ऐसे मान सकते हैं। एक सिंपल हो गया। एक एवरेज, वो यहां नंबर मैंने जो दिए हैं वही है, ये आगे यूज होंगे, इसका मल्टीप्लिसिटी होगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक एवरेज यूज केस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या हो सकती है, वो कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें हो सकता है जैसे कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस हो गया, ये एग्जांपल हो सकता है। 2 से 3 डेटाबेस हो सकते हैं इसमें, और 4 से 7
करीबन ये ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जो ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं मैं, ये ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, और 5 से 10 क्लासेस हो सकती हैं, इस तरीके से मान सकते हैं आप। एक कॉम्प्लेक्स यूज केस कैसे होगा? एक कॉम्प्लेक्स यूज केस में हो सकता है आपके बहुत मतलब मल्टीपल डेटाबेसेस हों और 7 या ये कहें 7 से ऊपर ही 7 या ऊपर से ऊपर ही ट्रांजैक्शंस होंगे। जो ट्रांजैक्शंस हैं ये ज्यादा होंगे और 11 या उससे ज्यादा आपकी क्लासेस होंगी। तो हम पहले यूज केस की कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। अब सिंपल वाले को हम नंबर दे रहे हैं 5, ये वेट है, वेट फैक्टर। एवरेज वाले को देंगे हम 10 और कॉम्प्लेक्स वाले को देंगे हम 15। ये नंबर हो गए। ये जो है ये निकालेगा हमारा UUCW। क्या आएगा? UUCW यानी कि अनएडजस्टेड यूज केस वेट। अब ये कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपके 2 सिंपल यूज केसेस हैं, 2 आपके एवरेज है और एक आपका कॉम्प्लेक्स यूज केस है। तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू 2 10 करेंगे, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 1 15। ठीक है जी। और इनको जोड़ देंगे। कितना आ गया आपका? 5, ये 4, ये आपका आ गया UUCW यानी अनएडजस्टेड यूज केस W। ये पहली चीज निकल के आ गई। ध्यान रखिएगा पूरा फॉर्मूला जो है इस तरीके से बनेगा। अभी हमने केवल ये निकाला है, ये 1 2 3 बाकी है। अगला आपको करना होगा एक्टर को असेस करना होगा। जितने भी एक्टर्स होंगे इसमें वो अलग अलग हम कैटेगरी में डाल सकते हैं। हो सकता है सिंपल एक्टर हो, जैसे कोई दूसरा सिस्टम हो, कोई मशीन हो, डिवाइस हो जो आपस में कैसे बात करते हैं API के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। एवरेज एक्टर क्या हो सकते हैं? ये वो वाले ऑटोमेटेड या कहें एक्टर्स होंगे या जो कम्युनिकेट करेंगे किसी प्रोटोकॉल या डेटा स्टोर के थ्रू। प्रोटोकॉल जैसे TCP IP, इस तरीके से UDP, ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है, या कोई डेटा स्टोर हो, बीच में कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो या डेटा स्टोर हो। कॉम्प्लेक्स हम एक्टर कैप समझेंगे जब यहां पर आदमी इंटरैक्ट कर रहा है GUI के साथ, यानी ह्यूमन इंटरफेस, अ यूजर इंटरैक्टिंग थ्रू GUI। ये 3 हमने इसको दायरे में डाल दिया। अब हर एक एक्टर को हम वेट देंगे, जैसे पहले दिया था यूज केस को, इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। अब हम क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे UAW, अनएडजस्टेड एक्टर वेट। मान लीजिए सिंपल एक्टर आपके पास 2 हैं, एवरेज वेक्टर आपके पास 3 है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर आपके पास 1 है। आप क्या करेंगे? 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। इनको जोड़ देंगे। कितना आ गया आपका? 6 9 11। ये आ गया। अभी क्या निकल के आया आपका? UAW। मैंने आपको बताया था कि उस पूरे एक्सप्रेशन में हमने UUCW निकाला, अब UAW आ गया। अब वहां पर 2-3 चीजें और 2 चीजें और थी, एक TCF और एक ECF। यानी आपको कुछ अनएडजस्टेड वैल्यूज, इन सबको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि एडजस्टमेंट हो सके। तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है प्रोजेक्ट की, और एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर क्या है, इसको भी लाना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि ये कैसे निकलते हैं। तो फाइनली क्या है? UUCW अभी मैंने आपको बताया एक्टर के थ्रू निकाला, ये यूज केस के थ्रू निकाला। UAW हमने यहां पर एक्टर को लेके निकाला। TCF जो है हम अभी निकालेंगे और ECF हम निकालेंगे। इनको रखेंगे, आपका फाइनली जो हम यूज केस पॉइंट्स निकालना चाहते थे वो आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है यूज केस पॉइंट यूज करके हम एस्टिमेशन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट का। जो प्रोजेक्ट है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और उसमें ये मैकेनिकल कंपोनेंट का को डील करेगा, हैंडल करेगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। मैकेनिकल वाले बहुत यूज करते हैं इसको, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब इसके लिए हमको सारा निकालने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है। तो इसमें UUCW, UAW, TCF और ECF निकालना होगा। लेकिन उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट का स्कोप लिखेंगे। स्कोप जो लिखा हमने, जो लाइनें लिखी उनको अगर अनबाउंडेड है तो बाउंडेड कर देंगे, यानी कि इस पूरी तरीके से क्रिस्प इसको बना देंगे। हर एक स्कोप के नरेशन से, सेंटेंस से हम क्या निकलेंगे? फंक्शंस निकालेंगे। क्या कितने फंक्शन बनाने हैं? तो मान लीजिए हमने इसके लिए सारा काम कर लिया है और ये फंक्शन हमारे पास निकल के आ गए कि हम जब
कैड सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 2D भी है ज्योमेट्रिक एनालिसिस, या 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं हमने ये सारे कर लिए, ये सारे हमने फंक्शन बना लिए। ओके, और क्योंकि यहां पर इस कैड सॉफ्टवेयर में हम मान के चलते हैं 3 हमारे सिस्टम सब सिस्टम ग्रुप्स हैं। यूजर इंटरफेस सब सिस्टम यानी कि UICF, और आपके पास इंजीनियरिंग सब सिस्टम है जिसमें ये 2DCA 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस, या 3DGCA, DAM हो गया डिजाइन एनालिसिस मॉड्यूल वाला सब सिस्टम। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सब सिस्टम ग्रुप है, जैसे आपका ये CGDF कंप्यूटर ग्राफिक डिस्प्ले फैसिलिटीज, और आपका PCF ये आपका हो गया पेरिफेरल कंट्रोल फंक्शन। इसके डिटेल में नहीं जाना है, अब इससे नंबर कैसे निकालूंगा मैं, या नंबर कैसे निकलेंगे, कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये समझना है आपको। तो अब ये मान के चलते हैं कि ये सब हम समझ गए हैं, और हम 16 कॉम्प्लेक्स यूज केसेस, ये यूजर इसके लिए, ये यूजर इंटरफेस सब सिस्टम है, इसके लिए 16 यूज केसेस हैं। ओके, ये जो 16 यूज केसेस हैं आपके कॉम्प्लेक्स हैं, ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स है, तो किस श्रेणी में जाने वाले हैं, ये यूज केस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इसमें जाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स में। इसी इंजीनियरिंग सब सिस्टम ग्रुप में आपके 14 एवरेज है, 8 सिंपल यूज केसेस हैं, यानी 14 आपके यहां पर, ये 14 एवरेज हो गए, ये 14 एवरेज हो गए, ये 16 हो गया, और यहां पर 8 सिंपल है। इसी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब सिस्टम ग्रुप है, इसमें 10 सिंपल यूज केसेस हैं, तो आप या तो अलग 10 लिख दीजिए, या 10 + 8 18 कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं। अब हमने जब यूज केस का काम कर लिया, तो उसके बाद हम एक्टर्स पे आते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई, हमारे पास 8 सिंपल एक्टर है, तो वो यहां जाएगी, ये एक्टर्स के लिए है, ये जो वेट दिया हुआ है, 8 सिंपल एक्टर हैं, 12 एवरेज एक्टर हैं, और 4 कॉम्प्लेक्स एक्टर हैं। तो अब इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको जोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी जोड़ देंगे। पहली वैल्यू जो आई वो UUCW है, दूसरी वैल्यू जो आई है UAW है। अब मैं करके दिखाता हूं इसको, ध्यान रखिएगा इस पे। सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको कि कितनी कितनी वैल्यूज थी, आप अगर ध्यान दें तो 10, ये जो कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने थे, 10 हमारे 16 हमारे कॉम्प्लेक्स थे, तो यहां 15 वेट है इसका, और यहां पर आप इसकी जगह पे 16 रख दें। ठीक है जी, आपके पास 14 एवरेज यूज केसेस थे, तो यहां पर 14 लिख दें, इसको यहां 14, यहां 16, यहां 14। ओके, अब आपके पास 8 यूज केसेस क्या थे, सिंपल वाले, ये हो गए। 10 यूज केस जो है और सिंपल वाले, तो आप इसको सीधा 18 ही कर दीजिए, या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 5 × 18 यहां लिखना है, जो आपका इससे और इससे आएगा, फिर 10 × 14 यहां लिखना है, 15 × 16 यहां लिखना है, ये 15 × 16 यहां आएगा, 14 × 10 यहां आएगा, और 18 × 5, या फिर ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, 10 × 5 और 8 × 5, तो कुल मिला के 470 आ गया। तो UUCW आपका 470 आ चुका है। मैं पूरे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं वरना टाइम लगेगा। अगला क्या है, हमको UAW निकालना है, अनएडजस्टेड एक्टर वेट। अभी हमने निकाला है अनएडजस्टेड यूज केस वेट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी आपको याद है, अभी इसमें हमारे पास जो 8 हैं वो सिंपल एक्टर थे, 12 एक्टर हमारे एवरेज थे, और कॉम्प्लेक्स 3 थे। इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां लिखिए, इन सबको जोड़ दीजिए, रिजल्ट क्या आ रहा है, ये जोड़ के ऑलरेडी मैंने 44 बता दिया। अब आपको ये UAW कितना आ गया, 44। अब TCF की बारी है। TCF में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये टेक्निकल फैक्टर है, T फैक्टर नाम देंगे इसको, 1 से लेकर 13 तक। ये टेक्निकल फैक्टर जो है इनकी ऑलरेडी वेट डिफाइंड है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अपने एक एग्जाम्पल को लेके या अपने प्रोजेक्ट को लेके इसमें 0 से लेकर 5 तक वैल्यू देंगे। मान लीजिए इसमें आपने 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 5 दे दिया, 0 से 5 के बीच में देना है। इसको 1 दे दिया, 0 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, ऐसे रैंडम नंबर में डाल रहा हूं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 2 × 1 2, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। ठीक है जी, और फिर इसको जोड़ लेंगे, आप इस सारों को जोड़ लेंगे,
तो जोड़ के जो आएगा उसे हम कहेंगे टेक्निकल फैक्टर, टी फैक्टर। अब क्या होना है, जो टी फैक्टर आया उसको आप इस फॉर्मूले, हटा दूं मैं इसको सबको, जो आपका टी फैक्टर आया मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 से लेकर 5 तक वैल्यू सब में दे दी, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, सबको ऐड कर दिया, जो वैल्यू आई उसको आप टी फैक्टर में डालेंगे। तो इस पूरे इसमें इस फॉर्मूले में आप ये डालेंगे और ये जो वैल्यू निकल के आएगी मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको मैं, ये टीसीएफ निकल के आ चुका है, अब मैं आपको ईसीएफ की तरफ ले जा रहा हूं। यहां पर आपके पास F1 से लेकर F8 तक ये कौन से फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। यहां से आपको ई फैक्टर निकल के आएगा, यहां भी यही काम करना है, 0 से 5 तक कोई वैल्यू दे दीजिए, जैसे 1 0 1 2 3 5 6, सॉरी 6 तो नहीं आएगा, 5 2, ये आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से होगा। जैसे आपके इसमें मोटिवेशन की वैल्यू ज्यादा है तो आप इसको 3 दे दीजिए, स्टेबल रिक्वायरमेंट 5 है, हो सकता है इसको 4 भी कर सकते हो आप। अब क्या करना है, इसको सिम्प्लीफाई करना है, जैसे 1.5 इंटू 1 आपका 1.5 हो गया, ये 0.5 इंटू 0 0 हो गया। ये सारे फिक्स्ड वैल्यूज हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे और फिर जोड़ देंगे। यहां जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, ई फैक्टर, क्या आएगी, ई फैक्टर। अभी आप, हमारा काम नहीं हुआ है, अभी इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है 1.4 प्लस माइनस 0.03 इंटू ई फैक्टर। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के आप इसके अंदर रख देंगे। अब ये जो इसकी वैल्यू आई थी और इसकी वैल्यू आई थी, ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूं, ये है टीसीएफ की वैल्यू। हम इसे कैलकुलेशन कर लेंगे 1.04 हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और यहां जो रैंडम वैल्यू दी है आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने जो वैल्यू दी है, अब मैंने जो वैल्यू दी है, मेरे वैल्यू के हिसाब से 1.04 आ रहा है। ये जो वैल्यू आएगी इसमें रखने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी 0.96 आ गई। क्लियर। अब आपके पास यूयूसीडब्ल्यू यहां से 470, यूएडब्ल्यू आपका 44, टीसीएफ इसको निकालने के बाद आपका 1.04 और ईसीएफ आपका 0.96। अब आप यूसीपी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे इसको। ये आप कंप्यूटेशन जानते हैं, हम कर चुके हैं। तो हमने जब टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट वाला जो बक्सा मैंने दिखाया उसको किया तो 1.04 0.96 आ गया, और उसके बाद हम ये सारी वैल्यू रख देंगे, 470 यहां पे, 44 यहां पे, ये दोनों वैल्यू यहां डालेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, 513 आ गया। 513 जो आया है वो आपका यूसीपी आ गया, यानी आपके जो यूज केस पॉइंट्स। अब इससे एफर्ट कैसे निकलेगा, वैसे ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने दिखाया है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जैसे पास्ट प्रोजेक्ट है, जो डेवलपमेंट ग्रुप है, उन्होंने कहा कि भाई 85 लाइन ऑफ कोड पर यूसीपी, इतना हमारे पास अंदाजा है। अब जब हमने निकाला 513, तो सबसे पहले हम लाइन ऑफ कोड कैसे निकालेंगे, क्योंकि 85 ये है, 85 एलओसी पर यूसीपी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 513 से, ये कितना आ गया 43605, इतने लाइन ऑफ कोड आ गए। हम इसको ले लेते हैं 43,600, इतने लाइन ऑफ कोड हो गए। अब इस तरीके से हम एफर्ट का भी कंप्यूटेशन करेंगे। मान के चलते हैं कि हमें बताया गया कि 620 एलओसी पर मंथ, ये इस सिस्टम की एवरेज प्रोडक्टिविटी है इस टाइप के, और जो बर्डन लेबर जो पैसा देना पड़ रहा है आपको वो 8,000 पर मंथ है डॉलर। तो इसके लिए हम लाइन ऑफ कोड कैसे निकलेगा, मतलब कॉस्ट एक लाइन ऑफ कोड का कितना निकलेगा, आपको पहले भी कंप्यूटेशन हम एफपी और इसमें एलओसी में कर चुके हैं, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इसको करना कुछ नहीं है, 8,000 आपका अमाउंट है, इसको डिवाइड कर दीजिए 620 से, ये आपका आएगा $13 एक लाइन लिखने के लिए, कॉस्ट इतना पैसा लगेगा आपका, ये हो गया। अब क्योंकि हमको ये भी निकालना है कि कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट कैसे निकलेंगे, एक लाइन के लिए लग रहा है $13, तो इतनी लाइन के लिए कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 43600, ये कितना आएगा 566800, हमारा इतना आ गया। क्योंकि पास्ट हिस्ट्री भी हम उठा के देख रहे हैं तो इसको एक नॉर्मल वैल्यू कर देते हैं, या तो यही ले सकते हैं या इसकी नॉर्मलाइज वैल्यू 552, पिछला सब जोड़ के एवरेज कर लीजिए, 552000 आ गया, ये अमाउंट हो गया। अब आपको एफर्ट भी निकालना है, एफर्ट कैसे निकलेगा, ये जो आपने निकाला है 40, ये लाइन ऑफ कोड है ना, इसको मान के चलते हैं 43600, और आपको कितना है 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 70% मंथ। ये आपका फाइनल आपका एस्टिमेशन एफर्ट आ गया। तो
किस तरीके से यूज केस पॉइंट से हम बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं उसका तरीका मैंने बताया। रिकंसाइलिंग एस्टिमेट्स। अब कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग फंक्शन पॉइंट से हमने निकाला एलओसी से, फिर हमने यूज केस से निकाला, और फिर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। कई बार वो डेटा जो है ना आपस में एग्री नहीं करता, कई बार वो एस्टिमेट इधर उधर हो जाते हैं। इसका मेन मतलब ये है कि आपने स्कोप ठीक से नहीं बताया, क्योंकि स्कोप से ही फिर साइज निकलता है, यानी कि ये फंक्शन पॉइंट्स वगैरह सब वहीं से निकलेंगे और वहीं से हमारे सारे फॉर्मूले चलते हैं। तो ठीक से इंटरप्रिटेशन इसका नहीं हो पाया, या जो हम एस्टिमेशन टेक्निक लगा रहे हैं या तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं हुई है, जो हमने डेटा यूज किया है वो ठीक नहीं है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टिमेशन मॉडल। अब यहां से शुरुआत हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कहां से आया, लेकिन वो हम बात करेंगे अगली बार। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।